दोस्तों नमस्कार, मैं रामरण मीणा पीएस ब्रदर्स स्टडी घूमना में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको पता है कि पहले हमने चैप्टर स्टार्ट करवाया था प्रायिकता। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करवाया था? प्रायिकता। लेकिन राजकीय कार्य में हम बिजी रहते हैं, यहाँ पे कोर्स भी करवाना होता है और भी परीक्षा कार्यक्रम बनाए गए थे और इसकी वजह से मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया। अब हम आज से दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि अभी तक मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया। जैसा कि आपसे कहा था कि अपन आपका कोर्स पूरा करेंगे यूट्यूब पर, लेकिन हम अपना कोर्स जरूर पूरा करेंगे। तो आज मैं एक नया चैप्टर लेकर के आया हूँ, वास्तविक संख्याएं। कौन सा चैप्टर है अपना? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं बेटा 6 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का। कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का। 6 मार्क्स चैप्टर अपना आएगा एग्जाम में, जिसमें से डिवाइडेशन रहता है इसका। एक तो आएगा 1 नंबर का क्वेश्चन, एक आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन और एक आएगा 3 नंबर का क्वेश्चन। 1 नंबर का आएगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा और 2 नंबर का आएगा वो शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा और 3 नंबर का आएगा वो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। ये अपना इसका पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का, कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो 1 नंबर का, 2 नंबर का और 3 नंबर का, टोटल इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन अपने आएंगे। तो करें शुरुआत अपन वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा 9th क्लास के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याएं तो बाद में आती हैं। इससे पहले अपन पढ़ेंगे प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं और भाज्य और अभाज्य संख्याएं, क्योंकि इनकी इस चैप्टर में क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। करना स्टार्ट। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 से प्रारंभ होती हैं और धनात्मक अनंत की ओर जाती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत किधर? धनात्मक की ओर अग्रसित होती हैं, क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इन संख्याओं को हम इसके n के द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? n के द्वारा। यानी कि हम लिख देंगे यहाँ पे n बोले तो नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे? 1 से स्टार्ट हो जाएंगे और पूरे धनात्मक संख्या 1 2 3 4 डैश 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 कितने? अनंत, धनात्मक अनंत। इनको जो संख्या रेखा पे अपन समझा तो ये अपनी संख्या रेखा हो जाएगी। यहाँ पे 0 ले लेंगे, यहाँ पे 1 ले लेंगे, 2 3 4 5 ऐसे करके, और ये प्लस की संख्या होती है इधर, और इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 डैश 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 माइनस अनंत। ये होती है हमारी संख्या रेखा। कौन सी रेखा? संख्या रेखा। ठीक है। तो इधर हम बात करें नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर बेटा यहाँ से स्टार्ट होती है 1 से लेकर के, और इधर धनात्मक दिशा में सभी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे धनात्मक सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं या होल नंबर। होल नंबर
पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जिनकी शुरुआत कहां से होती है, 0 से। प्राकृतिक संख्या में हमने 1 से स्टार्ट की थी, अगर इसमें हम 0 को और इंक्लूड कर दें या 0 को काउंट कर दें इसके साथ, कौन सी संख्या हो जाएंगे, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याओं को बेटा W के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, किसके द्वारा, W के द्वारा। W यानी कि पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी हमारे 0 1 2 3 4 5 डैश प्लस अनंत तक। जैसे ये कोई संख्या रेखा हो गई, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 डैश प्लस अनंत तक। इस दिशा में तो कौन सी होती है, धनात्मक संख्या। कौन सी होती है, धनात्मक संख्या। और इस दिशा में कौन सी हो जाएगी, ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या जैसे -1 -2 -3 -4 डैश अनंत तक। तो ये होती है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं में केवल किसको और काउंट कर लिया जाता है, प्राकृतिक के अलावा एक एक्स्ट्रा डिजिट 0 को और हम प्राकृतिक संख्याओं में काउंट करते हैं तो पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। हमने क्या पढ़ा था, यहां से स्टार्ट कर रहे थे तो कौन सी थी, प्राकृतिक संख्या n। अगर हमने इसमें प्लस इस वाले अंक को 0 को और मिला दिया तो ये पूरी संख्या कौन सी हो जाएंगी, इन्हीं को बोला जाता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या तो हमने देखा कि पूर्ण संख्याओं में एक प्राकृतिक संख्याओं के अलावा 0 और होता है। कौन सा होता है, 0 और होता है। तो ये हो गई हमारी पूर्ण संख्याएं। तो हम कह सकते हैं कि 0 प्लस n दोनों मिला के पूर्ण संख्या बना देती है। दोनों क्या बना देती हैं, पूर्ण संख्याएं बना देती है। कैसे, n में कहां से आ गई, 1 से स्टार्ट हो गई पूरी संख्याएं, और 0 को और हमने जोड़ दिया तो पूरी क्या हो गई, पूर्ण संख्याएं हो जाती है। 0 से स्टार्ट हो जाए और धनात्मक सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। इसके बाद अपन चले आगे पूर्णांक। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं पूर्णांक संख्या, जो कि इस चैप्टर में हम बहुत ज्यादा काम लेते हैं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्णांक संख्याएं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या। हमने देखा था प्राकृतिक संख्या में तो पूरी धनात्मक संख्या आ गई और 0 को और काउंट कर दिया तो पूर्ण संख्या हो गई। अब हमारी कौन सी संख्या और बची है, ऋणात्मक। कौन सी और बची है, ऋणात्मक। तो अपन देखेंगे संख्या रेखा पे, अगर यहाँ तो हम 0 लेते हैं, इधर माइनस की सभी संख्या, इधर कौन सी संख्या लेते हैं, अभी देखा अपन ने ऋणात्मक। कौन सी लेते हैं, ऋणात्मक। इधर कौन सी लेंगे, धनात्मक। कौन सी लेंगे, धनात्मक। 0 के दाईं ओर धनात्मक ली जाती है और बाईं ओर कौन सी ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। 0 हमारे यहाँ पर बॉर्डर का काम करती है, इससे इधर की सभी क्या हो जाएंगे, धनात्मक, इधर की क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक। 0 1 2 3 4 डैश 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 वही प्लस अनंत की ओर, -1 -2 -3 डैश 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 माइनस के अनंत। तो पूर्णांक संख्याओं में धनात्मक भी आ जाएंगे पूरे, ऋणात्मक भी आ जाएंगे पूरे और 0 भी आ जाएगा। ये होती है हमारी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में कौन कौन से हो जाएंगे, माइनस की सभी संख्याएं, प्लस की सभी संख्याएं विद 0 और 0 भी इनके अंदर आ जाता है। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डैश प्लस अनंत तक और इधर माइनस अनंत तक। ये सभी संख्याएं कौन सी संख्या होती है, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक 0 और धनात्मक, ये सभी संख्याएं इनके अंतर्गत आ जाती हैं, लेकिन इनकी वैल्यू फिक्स में होनी चाहिए। जैसे -1, इसमें जो इनके हिस्से होते हैं
1/2 -1/2 -3/2 ये अंक नहीं चलते हैं। इसमें परफेक्ट नंबर होना चाहिए, पूर्ण नंबर होना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 2.1 नहीं चलेगा, 2/5 नहीं चलेगा, केवल फिक्स डिजिट होना चाहिए। जैसे -3 -2 -1 -50 -100 इस तरह से। तो ऋणात्मक संख्या आ गई ये वाली, और जीरो भी आ गया और धनात्मक भी आ गया। ये कौन सी संख्या कहलाते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याओं को किससे प्रदर्शित करते हैं? आई या जेड से। आई या जेड से प्रदर्शित किया जाता है। जब भी हम आई या जेड लिखेंगे तो इसका मतलब हम पूर्णांक संख्याओं की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिख दीजिए वो इसकी तरह -3 -2 -1 0 1 2 3 अनंत। ये कौन सी संख्या कहलाएंगे? पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगे। हम अभी पढ़ेंगे परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं तो वहां पर p/q के रूप में जब भी लिखेंगे तो हम लिखेंगे p तथा q कैसे होने चाहिए? पूर्णांक। कैसे होने चाहिए? पूर्णांक। तो अपन देखेंगे कि वो इन अक्षरों में से होंगे, टोटल इन संख्याओं में से होंगे। 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 0 होगा, और -2 -3, मतलब परफेक्ट नंबर भले धनात्मक हो या ऋणात्मक हो या शून्य हो, ये हो जाएंगे हमारी पूर्णांक संख्याएं। कौन संख्या हो जाएंगे? पूर्णांक संख्याएं। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे, पूर्णांकों के बाद पढ़ेंगे परमेय संख्या। परमेय संख्या, रैशनल नंबर। परमेय संख्या, ये संख्या इंपॉर्टेंट है, ये अपने काम इसमें आती है। परमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p तथा q पूर्णांक होने चाहिए और q के बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। q के बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। हम अभी तक क्या पढ़ते हैं? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये इसकी पूरी परिभाषा नहीं है, साथ में बोलना पड़ेगा। q के बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0। और p और q कैसी संख्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। ये होती है परमेय संख्याएं। तो अपन देखेंगे कौन सी होती है ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q, जहां पे क्या देखेंगे अपन? q के बराबर तो क्या नहीं होना चाहिए? 0। और p और q कैसे होने चाहिए? पूर्णांक। p तथा q कैसे होने चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। ये होती है उनकी शर्त। ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें अपन देखेंगे, इस शर्त को ना भूलेंगे कभी भी कि p/q के रूप में तो अपन ने लिख लिया, लेकिन यहाँ पे q के बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0। q की जगह पे क्या नहीं होना चाहिए? 0। क्यों? क्योंकि अगर q की जगह पे 0 हो गया तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपरिभाषित। इसीलिए यहाँ पे q के बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0। q बोले तो ऊपर वाला क्या होता है? अंश, नॉमिनेटर, और ये क्या होता है? हर, डिनोमिनेटर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हर का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अंश और हर दोनों की जगह पे कैसी संख्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो ये होती है हमारी परमेय संख्या। जैसे अपन समझे तो, उदाहरण के रूप में समझे तो -5/3, क्या ये परमेय संख्या है? हाँ या ना? हाँ है। क्यों है? अपन इसकी कंडीशनों को देखेंगे बेटा, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है दोनों। पहली बात चेक करेंगे p/q अंश बटे हर के रूप में, p/q के रूप में। ऊपर वाली संख्या को हमने p मान लिया, नीचे वाली को q मान लिया। p का मान कितना आ गया? -5। q का p बराबर था गया -5, और q बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। p बराबर -5, q बराबर 3। चेक करो कि q की जगह पे 0 तो नहीं है ना? ये पास हो गई कंडीशन। दूसरी क्या है? p का मान, p और q कैसे होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए।
क्या p बराबर -5 के -5 इंटीजर नंबर पूर्णांक होता है, -5 पूर्णांक होता है। तो हमने अभी पूर्णांक संख्याओं में क्या पढ़ा था, यही तो पढ़ा था, माइनस की सभी संख्या परफेक्ट वैल्यू होनी चाहिए उसकी, ठीक है। -5 पूर्णांक होता है, ये पास है। 3 क्या पूर्णांक होता है, बिल्कुल होता है, प्लस की सभी संख्याएं, ठीक है, परफेक्ट नंबर होना चाहिए, क्या हो जाएगा, पूर्णांक होता है। तो देखो p और q भी पूर्णांक हो गए यहाँ पे दोनों, और q के बराबर 0 भी नहीं है, अतः -5/3 क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अब इसी तरह से अगर अपन समझे, अपन इसमें समझेंगे तो एक आध ऐसी संख्या ले अपन जो परिमेय नहीं होती हो, परिमेय नहीं होती हो, तो अपन देखेंगे यहाँ पे √3/4, ये संख्या दिख रही है अपन को √3/4। हम परिमेय संख्याओं की परिभाषा पे जाएंगे कि p यहाँ पे p/q के रूप में लिखे इसको, तो यहाँ पे ये p/q के रूप में अपन लिख सकते हैं। p का मान कितना है, p बराबर है √3, q का मान कितना है 4। अब इसकी कंडीशनों को देखेंगे, परिमेय संख्या कंडीशन क्या थी, पहली p/q के रूप में हो गया, पहली कंडीशन थी कि q के बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0, तो q की जगह पे 0 तो नहीं है, ये पास। अब p और q दोनों कैसे होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, पूर्णांक। क्या बेटा बताओ, यहाँ पे √3 पूर्णांक है, ये √3 पूर्णांक नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बताया, परफेक्ट वैल्यू होनी चाहिए उसकी, और √3 ये ऋण के अंदर की संख्या है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। तो ये पूर्णांकों के अंदर ऋण वाली संख्याएं नहीं आती है, पूर्णांकों के अंदर ऋण वाली संख्याएं नहीं आती हैं, केवल एक कंडीशन में ऋण वाली संख्या आती है, जैसे √16। बेटा इसका वर्गमूल अपन ले सकते हैं, इस संख्या को बोला जाता है पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अपन ने दो चैप्टर पढ़ा भी था, ये पढ़ा था ना, परिमेय मूल होने के लिए अगर इसका ऐसा मान आ जाए रूट के अंदर कि उसका वर्गमूल अपन ले सके तो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो ये क्या है, पूर्णांक संख्या तो नहीं है, ऋण वाली संख्या, और तो ये क्या हो जाएगी, फिर ये अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय। पूर्णांक नहीं है तो कंडीशन फेल हो गई, क्योंकि p और q कैसे होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, तो फिर ये संख्या कैसी हो जाएगी, परिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय नहीं होगी। और जो संख्या परिमेय नहीं होती है वो एक ही कंडीशन है दोनों की, अगर ये परिमेय नहीं तो कैसे हो जाएगी, अपरिमेय, कैसे हो जाएगी, अपरिमेय। तो ये संख्या कैसी होगी, फिर अपरिमेय होगी, कैसी होगी, अपरिमेय होगी, ठीक है। अब आप बताइए, क्या एक परिमेय संख्या है, क्या एक परिमेय संख्या है, बताओ, है या नहीं है। बेटा हम कंडीशन देखेंगे, क्या हम इसे p/q के रूप में ले सकते हैं, बटे में 1 मान लीजिए, 1 का किसी भी संख्या भाग देने से संख्या पे कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, तो 1 बटे में मान लिया, बेटा p/q के रूप में हो गया, p का मान 1 हो गया और q का मान भी 1, तो q के बराबर 0 भी नहीं है, ये भी पूर्णांक होती है, ये भी पूर्णांक होती है, तो ये 1 क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। ये हो गई हमारी परिमेय संख्याओं की बात। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्याएं। इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, इनकी तो सीधी परिभाषा होती है। अगर हम जैसे क्लास में बात करें, किसी कक्षा में 60 विद्यार्थी है, ठीक है, 40 पास हो गए, तो दूसरा रिजल्ट क्या आएगा, 20 क्या हो गए, फिर डायरेक्ट रिजल्ट आता है ना। उसी तरह से वे संख्याएं जो परिमेय नहीं है क्या हो जाएंगी, अपरिमेय, क्या हो जाएंगी, अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या देखने के लिए केवल हम ये देख लेंगे परिमेय है या नहीं, अगर परिमेय नहीं होगी तो क्या होगी, हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। तो ये हो जाएगा अपना वे संख्याएं जो परिमेय
कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण लें अपन √2, √3 और √5, √7, √11 etc। ठीक है। कैसे बेटा आप चेक करेंगे परिमेय है या नहीं है, चेक करेंगे इसको, √2 को चेक कर लीजिए, बटे में 1 मान लेंगे हमेशा, अगर एक ही संख्या तो बटे में 1 मान लीजिए। यहाँ पे क्यू के बराबर 0 तो नहीं है, ये कंडीशन तो हमारी पास है। लेकिन प्योर क्यू कैसे होनी चाहिए? पूर्णांक। क्या हमने पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत रूट वाली संख्या पढ़ी थी? ये √2 केवल 2 पढ़ा था, इसके ऊपर अगर रूट आ जाए तो ये क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। परिमेय तो नहीं होगी, पूर्णांक तो नहीं है ना। अगर पूर्णांक नहीं है तो वो क्या कहती है? परिमेय संख्या की परिभाषा प्योर क्यू क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो ये पूर्णांक है नहीं, पूर्णांक नहीं तो कंडीशन फेल। अब परिमेय नहीं होगी, पूर्णांक नहीं है तो कैसे हो जाएगी फिर? ये अपरिमेय हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? अपरिमेय। जो संख्या परिमेय नहीं होगी वो कैसे होगी? अपरिमेय होगी। ठीक है। तो अब अपन ने अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या भी समझ ली। इस चैप्टर में यही आती है। बाकी वास्तविक संख्या हमारे चैप्टर का नाम है, वास्तविक संख्या हमारे चैप्टर का नाम है। तो एक बार देख लीजिए वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्याएं। ये हमारी बेटा संख्या रेखा होगी। क्या होगी ये? संख्या रेखा। इसको क्या बोला जाता है? संख्या रेखा। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 डैश डैश प्लस अनंत तक, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का z डैश डैश माइनस का अनंत। ठीक है। वास्तविक संख्या क्या होती है? इस रेखा पर स्थित, ये बेटा वास्तविक रेखा संख्या ही होती है। संख्या रेखा ना कह के इसको हम क्या कह सकते हैं? वास्तविक संख्या रेखा भी इसको हम कह सकते हैं। इस रेखा पर स्थित सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं, चाहे वो प्राकृत हो, चाहे वो पूर्ण हो, चाहे वो पूर्णांक हो, चाहे वो परिमेय हो, चाहे अपरिमेय हो। सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसमें पॉइंटों की भी संख्या बेटा वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती है। जैसे मैंने बोल दिया 4/5 क्या वास्तविक संख्या होगी? बिल्कुल होगी। क्यों होगी? ये हम समझ लेते हैं। देखो ऐसे होती है संख्या, ये है हमारी प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या। इसके बाद आएगा अपना पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। W से पूर्ण संख्या को लिखा था। इसके बाद आएगा अपना पूर्णांक संख्या। कौन सा आ जाएगा? I या Z से लिखते हैं, पूर्णांक संख्या आ जाएगा। इसके बाद आएगा अपना परिमेय और अपरिमेय दोनों, इसको Q से लिखा जाता है। परिमेय और अपरिमेय आ जाएगा। और इसके बाद आएगा अपना सबसे बड़ा जो समूह होगा ये वाला, ये होती है हमारी R, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं देखिए कैसे। सबसे बड़ा घर किसका है? वास्तविक संख्याओं का है। देखिए ये अपने इसका इतना बड़ा घर है कि ये अपने अंदर इन संख्याओं को भी रखता है ना? संख्याओं को भी रखता है, परिमेय को, अपरिमेय को, पूर्णांकों को, पूर्ण को और प्राकृत को। मतलब सभी प्राकृत संख्याएं बेटा वास्तविक संख्याएं होती है। क्यों होती है? अपने अंदर ही रखता है तो वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। W वास्तविक संख्या होंगे, वास्तविक संख्या होंगे। अब पूर्णांक संख्या भी अपने अंदर
रहा है वास्तविक संख्या होगी। परिमेय अपरिमेय दोनों संख्याओं को अपने अंदर रख रहा है वास्तविक संख्या होंगी। तो देखो हमने इसमें अंश बटे हर जैसे 4/5 वाली संख्या कैसी हो जाएगी, ये परिमेय होगी और ये परिमेय को अपने अंदर रखता है तो ये कैसी संख्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। इस रेखा पर स्थित सभी संख्या क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे बेटा 0 और 1 के बीच में आधा भी होगा या नहीं होगा, यहाँ पे 1/2 तो ये कहाँ इस रेखा पे होगा, यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्याएं हो जाएगी। क्यों, वैसे भी परिमेय है, परिमेय संख्या इसके अंतर्गत आती है। तो ये होती है हमारी वास्तविक संख्याएं। सभी संख्याएं चाहे प्राकृत संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे परिमेय अपरिमेय हो, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। सबसे बड़ा घर है। लेकिन थोड़ा सा आप देखोगे इधर, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? नहीं। क्यों, इसका तो बेटा क्या घर है, बड़ा घर है, इसका छोटा है, और बड़ा घर छोटे घर को अपने अंदर रख सकता है क्या? नहीं। इसीलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे, देखो हमारे परिमित वो वास्तविक संख्याएं भी हो गई है। इसके बाद पढ़ेंगे अपन भाज्य संख्याएं, से अभाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बोले तो प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। इसी के साथ अपन देखना भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, दोनों संख्या अपन पढ़ेंगे। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होते हैं, वे संख्याएं जिनमें खुद के अलावा और एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। वे संख्याएं जिनमें खुद के अलावा और एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए तो वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगर हम दूसरी बात भाषा में बोले तो क्या कह सकते हैं, खुद के अलावा और एक के अलावा कोई तीसरा गुणनखंड नहीं होना चाहिए। क्यों, एक तो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता ही है। क्यों, एक का प्रत्येक संख्या में भाग जाता है, एक का प्रत्येक संख्या में भाग जाता है, एक तो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होगा ही होगा। तो अभाज्य संख्या क्या होंगे, वे संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का गुणनखंड वो भाग नहीं जाता हो। ठीक है, तो वे संख्या जिनमें स्वयं तथा एक के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं। अगर हम इसी को दूसरी भाषा में बोले, इसी बात को, कि वे संख्या जिनमें स्वयं तथा एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए, अपन देखेंगे इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ किसी संख्या को, जो भाज्य संख्या होती है उसमें स्वयं के अलावा और एक के अलावा लिखा है ना, तो ये क्या होगा, संख्या के गुणनखंड होंगे। तो वे संख्या जिनमें एक खुद गुणनखंड बन जाए और एक बन जाए, इसके अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं बने, अर्थात हम बोल सकते हैं, अर्थात वे संख्याएं जिनके, ये बात काम आएगी, जिनके केवल दो गुणनखंड, जिनके केवल कितने गुणनखंड हो, दो। और ये दो गुणनखंड भी कौन कौन से होंगे, एक स्वयं और एक तो होगी स्वयं और एक होगी एक। वे संख्या जिनमें केवल दो गुणनखंड हो, या जिनके केवल दो गुणनखंड हो।
केवल दो गुणनखंड क्या होती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे बेटा एक भाज्य होती है, अभाज्य होती है, एक भाज्य होती है, अभाज्य होती है। ना तो ये कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या होती है और ना ही ये अभाज्य संख्या होती है। तो कभी आप ये मत समझ लेना कि एक भाज्य होती है, अभाज्य होती है, ये कुछ भी नहीं होती। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, दो। कौन सी होती है, दो। कई बार पूछा भी जाता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या या एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, दो होती है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैंने लिया बेटा यहाँ पे 5, कितना लिया, 5। इसके हम गुणनखंड करें तो एक तो आएगा 5 और एक आ जाएगा 1। तो अभाज्य संख्या होगी, क्यों, क्योंकि देखो मैंने क्या लिखा है, वे संख्या केवल कितने गुणनखंड हो, दो गुणनखंड। कितने हो, दो हो। तो इसका एकदम 5 हो जाएगा, 1 होगा। एक तो प्रत्येक अभाज्य संख्या का गुणनखंड होगा ही होगा और एक स्वयं होगी संख्या। एक लिखा था स्वयं, स्वयं और एक। इनके अलावा अगर कोई गुणनखंड होता है तो फिर वो भाज्य संख्या हो जाएगी। तो वे संख्या जिनमें केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक तो वे संख्या खुद होती हो स्वयं संख्या और दूसरा एक। अगर ये दोनों गुणनखंड हो तो होगी अभाज्य संख्या। इनके अलावा अगर तीसरा कोई गुणनखंड होता है तो कैसी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं अपन भाज्य संख्या। वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड, या दूसरी भाषा में अगर अपन बोले तो वे संख्याएं जो क्या मतलब खुद के अलावा और एक के अलावा तीसरी संख्या का भाग चला जाए या किसी न किसी संख्या से वे विभाजित हो जाए, खुद के अलावा और एक के अलावा, तो क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो वे संख्या जिनमें दो से अधिक गुणनखंड हो, दो से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनमें दो से अधिक गुणनखंड हो, कैसी संख्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या अपन बोल सकते हैं वे संख्याएं जिनमें खुद के अलावा और किसी संख्या का भाग जाता हो तो फिर वो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्याएं कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे अपन समझते हैं दोनों, कितना लिया, 6 लिया। ये भाज्य होगी या अभाज्य होगी, अपन इसकी क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर किए अपन इसके, देखिए 2 से कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार। अब कितनी बार जाएगा, 1 बार। ठीक है, अब इसके गुणनखंड कौन से हो गए, 2 × 3, ये तो हो गए। अब एक हमेशा हर किसी संख्या का गुणनखंड होगा ही होगा, तो 1 ले लिया। अब चेक करो बेटा, मैंने अभाज्य संख्या क्या बताई थी, केवल कितने गुणनखंड होने चाहिए, 2। इसके कितने हो गए, 3 गुणनखंड हो गए। अगर किसी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो कैसी संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ लिखेंगे इसके कितने गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः कैसी संख्या हो जाएगी, ये भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। दूसरी भाषा में बोले तो वह संख्या जिसमें खुद के अलावा और एक के अलावा किसी संख्या का भाग चला जाए। बेटा खुद को संख्या कितनी है, 6 है, तो 6 का तो जाएगा ही जाएगा भाग इसमें, और 1 का जाएगा ही जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे बेटा 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, तो 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए, नहीं हुए इसके। और इसका एक गुणनखंड की बात करें तो 6 भी हो जाता है। ठीक है, ये तो केवल अभाज्य गुणनखंड है, इसका एक गुणनखंड बेटा कितना हो जाएगा, 6। खुद संख्या का तो भाग जाएगा ही जाएगा। तो इसके तो कितने गुणनखंड हो गए, 2 से अधिक, 4 गुणनखंड हो गए इसके। ठीक है, तो ये हो गई हमारी भाज्य संख्या, अभाज्य और भाज्य। एक और इंपॉर्टेंट संख्या होती है
सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, यदि दो संख्याएं, हम एक साथ कितनी संख्या लेंगे? दो। पहले भी बताया था मैंने जोड़ा में कितनी संख्या लेते हैं, इसमें दो संख्या लेते हैं। अगर दो संख्याओं का HCF, क्या दो संख्याओं का HCF केवल कितना हो? एक हो, अर्थात एक के अलावा कोई भी उनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, तो वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनका HCF कितना हो? एक हो, तो केवल क्या कहलाएंगे? वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। कितनी संख्या लेते हैं इसमें? दो। जैसे मैंने लिया 2 और 3, कितना लिया? 2 और 3 लिया, 2 और 3 लिया। बेटा इसमें कॉमन कितना आएगा? 2 का गुणनखंड कितना होगा? केवल 2 इंटू 1 हो जाएगा, और 3 का कितना होगा? 3 इंटू 1 हो जाएगा। अब देखिए इनमें कॉमन कितना आया है? HCF कितना आएगा इसका? HCF कितना आएगा? 1 आएगा। अभी बताओ कि HCF कैसे निकालते हैं? इसमें कॉमन कितना आया? 1 आया। तो वे संख्याएं जिनका HCF 1 हो, तो वो को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहां पर लिखेंगे अपन वे संख्याएं जिनका HCF कितना हो? 1 हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात हम मान सकते हैं कि हम कोई दो संख्या A और B लें, उनका HCF कितना आ जाए? 1 आ जाए, सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो हम गणितीय भाषा में इसकी परिभाषा लिखें तो दो संख्याएं A तथा B, A तथा B, A तथा B, कोई दो संख्याएं हैं। अगर इन दोनों संख्याओं का HCF, क्या HCF कितना आ जाए? 1 आ जाए, तो क्या होगी? ये कौन सी संख्या कहलाएंगे? सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण अपन एक और देखते हैं सहअभाज्य संख्याओं का। आप ले लीजिए 7 और 9, 7 और 9, इसके हम गुणनखंड करेंगे, इसके गुणनखंड। 7 का तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 7, क्योंकि अभाज्य संख्या है, उसके गुणनखंड केवल 2 ही होते हैं, एक संख्या और एक। अभी अपन ने पढ़ा था 9 के कितने हो जाएंगे? 3 गुणा 1 होंगे या नहीं होंगे? इसके ये गुणनखंड हो जाएंगे। अब इसमें हम अगर कॉमन देखें, HCF देखें, इनका HCF होगा ये वाला, कितना हो जाएगा? ये वाला। HCF क्या होता है? HCF होता है दो संख्याओं का लोवेस्ट, मतलब उभयनिष्ठ, कम से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड। बोले तो दो संख्याओं में कम से कम उभयनिष्ठ घात देखी जाती है। ठीक है, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों के पास हो, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों के पास हो। एक मात्र संख्या 1 इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो इसका HCF हो जाएगा, HCF 7 और 9 का कितना हो जाएगा? 1। तो ये 7 और 9 कैसी संख्या होंगी? दोनों सहअभाज्य संख्या। कैसी होंगी? सहअभाज्य संख्या। क्यों होंगे? क्योंकि इनका HCF कितना आया? 1 आया है। ठीक है, आगे बढ़े। ये इंपोर्टेंट है बेटा सहअभाज्य संख्या वाला। सहअभाज्य संख्याएं इंपोर्टेंट है, अपने चैप्टर में ये आती है सहअभाज्य संख्या। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, HCF और LCM निकालना सीखते हैं, जो कि हर बार एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, HCF और LCM ज्ञात करना। तो हमारी हेडिंग होगी अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF तथा LCM ज्ञात करना। क्या पढ़ेंगे अपन?
एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना, यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है और दो भी पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो यहाँ पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। पहले हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा गुणनखंड ज्ञात करना। गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या गुणनखंड ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, ठीक है। और ये अभाज्य गुणनखंड कौन सी विधि से ज्ञात करेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। तो कैसे करेंगे अपन? कोई भी संख्या लेते हैं, पहले अभाज्य संख्या तो आप समझ गए कौन सी होती है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो वे संख्या जो भाज्य नहीं होती हैं, वे संख्या जो भाज्य नहीं होती हैं, मतलब दो के अलावा और गुणनखंड नहीं हो तो अभाज्य संख्या होंगी। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, बस थोड़ा सा बता देता हूं कौन कौन सी होती है। देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा 19, 23, इसके बाद हो जाएगा अपना 29, 31, 37, 41, 43, 47, इसके बाद हो जाएगा अपना 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 79 के बाद कितना हो जाएगा? 83, 89 और 93 के बाद 97, ठीक है। ये 100 तक के अभाज्य गुणनखंड संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या है। 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? टोटल 25। कितनी होती है? 25। काउंट करने के बाद छोड़ तो नहीं कहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। एक एक्स्ट्रा ले ली क्या? ये नहीं होगी, ठीक है, ये होती है। क्योंकि 93 क्यों नहीं होगी? 93 में 9 3 12 मतलब 3 का भाग जाता है, ठीक है। ये हमारी संख्या होगी अभाज्य संख्या। हमारे काम बस यहाँ तक के गुणनखंड आते हैं, अभाज्य संख्या यहाँ तक काम आती है ज्यादातर यहाँ पर, ठीक है। एक और याद करें अपन, 101 भी अभाज्य संख्या होती है। कई बार ये भी हमारे काम आ जाती है। 101 भी क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है 100 तक की कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? 100 तक 25। कितनी होती है? 25 होती है। अब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2 का भाग देंगे, चला जाएगा तो ठीक है। 3 का देंगे, 4 का देंगे, 5 का देंगे और हम भाग देते जाएंगे, लेकिन अभाज्य संख्याओं का भाग देंगे। किसका देंगे? अभाज्य संख्या को। ये विशेष ध्यान रखें। जैसे मैंने बेटा की 26 की, इसकी की है 26 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसका सीधा सा लॉजिक होता है कि अभाज्य संख्याओं के भाग देना स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2 होती है। 2 से भाग देंगे, इसमें 2 से भाग दिया कितनी बार जाएगा? 13 बार। बेटा जब भी अभाज्य संख्या आ जाए हमारे दिमाग में, इससे क्या है?
थोड़ी कैलकुलेशन सरल बन जाती है अगर पता होता है। 13 क्या होती है? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या खुद के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो 2 के अलावा अब 13 में किसका जाएगा? 13 का ही जाएगा केवल, क्योंकि अभाज्य 13। कितनी बार? एक बार। जब तक करते हैं जब तक कि यहाँ पे क्या लिया जाए? 1 नहीं लिया जाए, तो 1 लाना होता है। ठीक है, इसके गुणनखंड कौन से हो जाएंगे? 2 गुणा 13। ये हो गए कितने के? 26 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में कभी भी यहाँ पे भाज्य संख्या नहीं आएगी, भाज्य संख्या नहीं आएगी। तो ये हमारे क्या हो गए? 26 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसी तरह से एक और लेते हैं अपन 120। कितना? 120। लीजिए 120 में सबसे पहले हम कितने का भाग देंगे? 2 का। अभाज्य संख्या से स्टार्ट करेंगे। 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 2 छिक्की 12 और 0। अब 2 का फिर भाग चला जाएगा, 2 का ही देंगे। क्यों? 4 का क्यों नहीं दिया? क्योंकि बेटा सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्याओं का भाग देते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब हो जाएगा 2 का भाग दिया, 30 बार गया। अब भी 2 का चला जाएगा, चला जाएगा। क्यों? 2 की भाजकता का नियम होता है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वो संख्या हमेशा 2 से विभाजित होती है। वो संख्या हमेशा 2 से विभाजित होती है। तो यहाँ पे 2 का 30 बार चला गया भाग। अब बेटा 30 में 2 का भाग जाएगा क्या? जाएगा। तो 2 में 30 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 एकम 2, 1 बचा 10। ये ठीक है। अब बेटा 2 का भाग तो नहीं जाएगा। क्यों? 2 का भाग कब जाता है? जब इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 है तो 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब अगर हमें देखना 3 का भाग जाएगा क्या? तो बेटा 3 की भाजकता का नियम होता है अंकों का योग करके देख लीजिए। कैसे? 5 और 1 6, 6 3 के टेबल में आता है, 3 का भाग जाएगा इसमें पूरे में। 3 का भाग दिया, कितनी बार गया? ये 5 15। ये तो छोटी सी संख्या है, वैसे भी दिल हो गया। इसके अलावा अब 5 में किसका जाएगा? 5 का। क्यों? अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 5 का 5 में कितनी बार जाएगा? एक बार। यही तो बताया कि जब तक यहाँ पे 1 नहीं आए जब तक करते हैं। तो बेटा 120 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे अपन देखेंगे। ये हमारे सामने आए हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो अपन ने यहाँ पे देखा 120 के अभाज्य गुणनखंड। चेक कर लीजिए बेटा अभाज्य है या नहीं है। तो देखो 2 अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य 3 भी अभाज्य होती है, 5 भी अभाज्य होती है। तभी तो अपनी हेडिंग क्या है? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। ठीक है, तो ये हो गए ये वाले। अब अगर हम इनको घात के रूप में लिखना चाहे तो 2 कितनी बार है? 1, 2, 3 बार, यानी कि 2 की घात 3 × 5। ये क्या हो गया? हमारे 120 के अभाज्य गुणनखंड।